तो उत्तर भारत में जितना हमने पढ़ा इतिहास में, तो हम हर्षवर्धन तक पहुंच चुके हैं, है ना। वर्धन वंश में पढ़े हैं, तो वर्धन वंश डायरेक्ट नहीं आ गया, उससे पहले बहुत सारे वंश आए हैं, हर एक वंश से लेकर के अब हम गुप्त और वर्धन वंश पढ़े हैं। और वर्धन वंश भी अगर हम डायरेक्ट देखेंगे तो डायरेक्ट वर्धन वंश में हर्षवर्धन नहीं आ गया, उससे पहले भी पुष्यभूति आया, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, तब जाकर के हर्षवर्धन आया, है ना। क्या है ना, वही तो ऐसे एकदम से कोई चीज अचानक नहीं आ जाती है। फिर हमने देखा हर्षवर्धन की लड़ाई हो गई दक्षिण भारत के एक शासक चालुक्य वंश से एक शासक थे जिनका नाम था पुलकेशिन, है ना, पुलकेशिन द्वितीय, सेकंड वाला पुलकेशिन, उसके साथ में लड़ाई हो गई। चालुक्य वंश में तो मुझे पढ़ोगे अभी, चालुक्य वंश पढ़ाएंगे, तो सबसे प्रतापी शासक वही है, पुलकेशिन द्वितीय, है ना। तो उसके साथ लड़ाई हो गई, हर्षवर्धन उससे हार गए। तो डायरेक्ट यहाँ पे ना चालुक्य वंश आ गया, ना ही पुलकेशिन आ गया। पुलकेशिन से पहले भी चालुक्य वंश में कुछ शासक हुए होंगे, उनको भी देखना है, और चालुक्य वंश से भी पहले कुछ वंश रहे होंगे जो दक्षिण भारत पे रहे होंगे, उनको भी देखना है। तो इतने यहाँ पर हम उत्तर भारत के इतिहास रोक देते हैं हर्षवर्धन पे। अब नीचे का दक्षिण भारत का इतिहास भी थोड़ा पढ़ लेंगे, है ना। क्या होगा, दोनों जब एक जगह आ जाएंगे, चालुक्य वंश तक पहुंचेंगे, तब दोनों पैरेलल चलाएंगे, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, फिर पूरा भारत का इतिहास हो गया, ना दक्षिण भारत ना उत्तर भारत, फिर हमारा भारत। देखो हम ज़्यादा खा के आए तो हमें डकार आ रही है ना। हमारा काम सुबह से उठ के सबसे पहले खाना, मेन पहला टारगेट यही होता है। बीमार होते हैं तो भी हमको पहले खाना है ना। तो अभी ऐसे देखो, ये ऐसे कुछ है हिंदुस्तान, है ना। इसके ऊपर का क्या है, ये उत्तर भारत है। उत्तर भारत में हमने देखा कि इधर किसका, हर्षवर्धन का पूरा शासन था, यहाँ तक हमने पढ़ा। तो उससे पहले भी बहुत सारे शासन हमने देखे हैं, डायरेक्ट हर्षवर्धन थोड़ी ना आया। फिर हमने देखा यहाँ पुलकेशिन द्वितीय मिल गया हमको, है ना, चालुक्य वंश का शासक। हर्षवर्धन की उससे लड़ाई हो गई तो पुलकेशिन द्वितीय जीत गया, हर्षवर्धन वहाँ से हारा। डायरेक्ट पुलकेशिन द्वितीय नहीं आया, उससे पहले भी कुछ वंश रहे होंगे। हम वही बात कर रहे हैं कि पहले उनको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से वंश पहले आए हैं, उससे पहले दक्षिण भारत में कौन कौन से वंश थे, है ना। फिर जाकर के जब चालुक्य वंश में हम पहुंचेंगे पुलकेशिन द्वितीय के पास, तब उनको बताएंगे कि हमारा हिस्ट्री मिल गया है, उत्तर भारत की दक्षिण भारत की हिस्ट्री आपस में मिल चुकी है। आप समझ रहे हो। और फिर हम पैरेलल चलेंगे दोनों। फिर उसके बाद में क्या होगा, दक्षिण भारत के सारे शासक पढ़ लेंगे, फिर ऊपर बच जाएंगे राजपूत, और राजपूतों को पढ़ने के बाद में हम क्या कर देंगे, विदेशी आक्रमण करा देंगे, है ना। उन्हीं के समय में विदेशी आक्रमण चालू हो जाते हैं, मोहम्मद गौरी जैसे लोग, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, हमारा जानने पहचानने वाला इतिहास आ जाएगा। अभी लोग क्या था, बहुत पुरानी बातें हो रही थी, है ना, थोड़ा नया हो जाएगा। तो हम दक्षिण भारत में अगर बात करें तो दक्षिण भारत में चालू होता है संगम काल। संगम काल से हम लोग पढ़ेंगे, उससे पुराना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर भारत में हमने पूरा पढ़ लिया है, वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, फलाना ढमकाना, इसमें उतना नहीं। संगम काल से स्टार्ट करते हैं। संगम काल लगभग स्टार्ट होता है, ज़्यादा ऊपर हो गया, आ ही नहीं रहा उसमें, नीचे लिख देते हैं संगम काल। संगम काल कब से स्टार्ट होता है, कोई बता सकते हो। ये स्टार्ट होगा 100 ईस्वी से लेकर के लगभग 250 ईस्वी तक रहता है क्या, संगम काल, है ना। संगम का मतलब क्या होता है, संगम जानते हो कि उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, है ना, गंगा के किनारे रहने वाले लोग संगम तो जानते ही होंगे, है ना। संगम क्या होता है, संगम इलाहाबाद नहीं होता है। संगम का मतलब होता है मिलन, है ना। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जानते हैं संगम का मतलब होता है जहाँ नदियाँ मिलती हैं, नदियों के मिलने को संगम कहते हैं, है ना। मेन बात यह है कि जहाँ पर कुछ ना कुछ मिलता है वो संगम होता है ना। जैसे नदियाँ मिलती है तो नदियों का संगम, आदमी मिलेंगे तो आदमियों का संगम, है ना। अभी देखो संगम का मौसम आने वाला है ना, नवंबर दिसंबर आएगा, सर्दियाँ चालू हों, फिर देखना बनाभन शादियाँ तैयार होगी, फटाफट होती नहीं होते, तो भी क्या दो लोगों का संगम ही तो है, मिलेंगे आपस में, संगम है उनका, है ना। तो ऐसे संगम उसी को कहते हैं। वैसे तुमने संगम बहुत सारे उत्तर भारत में पहले भी पढ़े हैं, बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, बौद्ध धर्म में तुमने संगीति पढ़ी थी। संगीति क्या थी, बहुत सारे लोग एक पास, एक ही धर्म, बौद्ध ही धर्म के बहुत सारे लोग, बड़े बड़े विद्वान आ करके एक साथ में मिलते थे, उसी को क्या कहते थे, बौद्ध संगीति कहते थे, है ना। वहाँ पे इसका नाम संगीति होता था, है ना। वैसे ही जैन धर्म में तुमने देखा, बौद्ध में 4 संगीतियाँ हुई, जैन में 2 संगीतियाँ हुई, है ना। तो 2 संगीतियाँ वहाँ पे भी हुई, वो भी तुमने देख लिया, देखा नहीं देखा। ऐसा ही तुमने हर्षवर्धन अभी भी पढ़ा, हर्षवर्धन ने भी एक 5वीं बौद्ध संगीति करवा दी, देखा नहीं देखा। ये तो बौद्ध और जैन हो गए, हिंदुओं में भी होता है ऐसा संगीति, उसमें भी बहुत बड़े बड़े पंडित लोग, पंडित मतलब क्या होता है, ज्ञानी, हिंदू में पंडितों को ही ज्ञानी कहते हैं ना। तो होता है वो लोग आकर के जहाँ पे मिलते हैं, वो भी एक संगम ही कहलाता है, उसको हम लोग मेला कह देते हैं, है ना। हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, उसी को मेला कह देते हैं। कुंभ का मेला, महाकुंभ होता है ना 12 साल पे, है ना, वो क्या है, वो संगम है, हिंदू में लगातार चलते चला आ रहा है। बौद्ध में 4 हुए, जैन में 2 हुए, दक्षिण भारत में 3 हुए, और हिंदुओं में तो लगातार होते ही आ रहे हैं हर 12 साल पे, है ना। अर्धकुंभ भी होता है 6 साल पे, पता है ना। तो वैसे ही सिस्टम है, वो सब क्या है, ये मिलन है, एक साथ बैठेंगे, कुछ विद्वान लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, तीसरा आदमी कोई बैठ कर लिख लेगा, छाप लेगा, किताबें नहीं छप जाएंगी, और वही किताबों से क्या होगा, हम लोगों के पास तक ज्ञान पहुंचेगा। यही होता है संगम का मतलब, बाकी कुछ नहीं है। वैसे ही संगम यहाँ पे भी, संगम को हम एक हिसाब से कह सकते हैं सभा,
सभा कह सकते हैं, ज्ञानी लोगों की सभा हो गई, कह सकते नहीं कह सकते, संगम वही है। या फिर समिति कह लो, या संगीति कह लो। संगीति तो सब लोग समझ ही जाओगे, संगीति अभी पढ़ के आया बौद्ध धर्म में, बहुत संगीतियाँ होती थी, है ना। तो संगीति मतलब क्या है, जहाँ पे बहुत सारे लोग, ज्ञानी विद्वानी लोग आकर के मिले, वो क्या हो जाता है, संगीति हो जाता है। तो हम बात करेंगे संगम काल 100 ईस्वी से लेकर के 250 ईस्वी तक चला। इन संगम काल के दौरान इस 150 वर्षों में, 100 से 250 के बीच में कितने वर्ष, 150 वर्ष, इन 150 वर्षों के बीच में 3 संगम हुए। कितने संगम हुए, 3 संगम हुए, ठीक है ना, 3 संगम। अब संगम मतलब क्या, 3 बार ये मीटिंग हुई, मीटिंग है ना, संगम मतलब क्या, मीटिंग। ये मीटिंग 3 बार हुई। अब मीटिंग बुलवाया किसने, बात तो ये है ना कि उसमें हम देख रहे थे कि वहाँ पे बुलवा रहे थे, कोई राजा बुला रहा था, कोई काला अशोक, कोई अशोक, कोई अजातशत्रु बुला रहा था बौद्ध धर्म में। ऐसे ही देख रहे थे, कोई ना कोई राजा बुलवा रहा था मीटिंग, ऐसे ही होता था। हर्षवर्धन के टाइम पे हुआ, ऐसी मीटिंग हुई। पर यहाँ पे संगम काल में कौन बुलवाएगा, 3 मीटिंग है, तीनों एक ही राजवंश में बुलवाया है। राजा की बात नहीं है कि, पर राजवंश की डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ पे देखो दक्षिण में, एकदम दक्षिण में, यहाँ पे थोड़ा हम इसको क्लियर बनाते हैं, है ना। हमारा डस्टर टूट गया तो हम लोग कपड़े से काम चला रहे हैं, गरीब लोग, है ना। तो अरे इसको क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा बनाएंगे, है ना, दक्षिण भारत ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें अगर तुम देखोगे तो तुमको ऐसे एक मिलेगा, पुराना इतिहास देखोगे तो ऐसे, नीचे बहुत छोटा बना है, तुमने थोड़ा बड़ा बना लेना, है ना, अपने में समझने के लिए। इसको कहते हैं पांडे वंश। कौन सा कहते हैं, पांडे, या फिर इसको ऐसे डायरेक्ट पांड भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पांड, है ना, पांडे या पांडे वंश। तो ये संगम बुलवाता कौन है, इस संगम को बुलाने वाले राजा कौन हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे पांड्य राजा। कौन हो जाएंगे, पांड्य राजा हो जाएंगे। पांड्य राजा ये संगम को बुलवा रहे हैं। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का नीचे दिख रहा है, ऐसे आइडिया तो लगी रहा होगा, नीचे तमिलनाडु में होगा, है ना। तो ये राजा कौन बुला रहे हैं, पांड्य राजा। ये तीनों ही संगम पांड्य राजा बुलवाएंगे, ठीक है, कोई दूसरा इसमें राजा नहीं आएगा। अगर भाषा की बात करें तो इनकी भाषा कैसी रहेगी, हिंदी होगी या संस्कृत होगी या कैसी भाषा होगी इनकी, तमिल तेलुगु होनी चाहिए। हम देखेंगे लास्ट में इधर तमिलनाडु है, तो भाषा इनकी कैसी होगी, तमिल होगी। कैसी भाषा होगी, तमिल भाषा होगी, ठीक है ना। तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र हमने बनाया तो तमिल इनकी भाषा हो जाएगी। तमिल भाषा बहुत ही पुरानी है, जैसे संस्कृत पुरानी है उसके टक्कर की भाषा है तमिल। तो इस तमिल भाषा में ये हुए हैं 3 संगम। इनकी भाषा कैसी रहेगी, तमिल, ठीक है ना। राजा कौन थे, पांड राजाओं ने 3 संगम करवाए। तीनों संगम को अलग अलग देख लेते हैं। पहला संगम कहाँ पे होता है वो तुमको बताना है, राजा तो एक ही है तो अलग अलग बताने की जरूरत है नहीं। पहले हम बस यही देखेंगे कि पहला संगम कहाँ पे हुआ। तो पहला संगम होता है दक्षिणी मदुरा में। कहाँ होता है, देखो ये साउथ इंडिया के हैं ना, थोड़े थोड़े अलग अलग अजीब होंगे, अपने यहाँ से मिलते जुलते हो सकता है उतने ना हो, है ना। तो पहले कहाँ होगा, पहला संगम होगा दक्षिणी मदुरा में। अब ये दक्षिणी मदुरा कहाँ है, अगर हम लोग मैप में बात करें ना तो यहाँ पे जस्ट ऐसे, है ना, तमिलनाडु से जस्ट बिल्कुल साइड में क्या होगा, दक्षिणी मदुरा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, दक्षिण में, तमिलनाडु के भी दक्षिण में यहाँ पे क्या होगा, दक्षिणी मदुरा होता था। अभी नहीं है, पहले होता था, ठीक है ना, अभी नहीं है। अभी क्या है, डूब चुका है। हमने देखो अलग बनाया, थोड़ा मैप से देखोगे जूम करके तो क्या है, थोड़ा ये अलग है इससे, है ना। तो ये तमिलनाडु के दक्षिणी मदुरा नामक जगह पे पहली ये संगम बुलवाया गया, है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता की अगस्त ऋषि ने। किसने की, अगस्त ऋषि, है ना। अगस्त ऋषि का नाम सुना है किसी ने, सबने सुना होगा। जब हम वैदिक काल पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था उत्तर भारत में आर्यीकरण की जिम्मेदारी किसकी थी, नहीं, गौतम राहुगढ़ की। उत्तर भारत में आर्यीकरण करने की जिम्मेदारी गौतम राहुगढ़ की, और दक्षिण में अगस्त ऋषि की। याद है ना वहां से। अब देखो वहीं पे आ गए शुरुआत में, है ना, बिल्कुल शुरुआत से चल रहा है। तुम देखोगे तो लूसेंट में नहीं मिलेगा ये कुछ, लूसेंट वाली किताब हो उसमें देखना, ये नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है ना, उतना नहीं है ये। तो अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत की आर्यीकरण कराया, पहली बात तो ये, वहां से फिर से रिवीजन हो गया, है ना। दूसरी बात, जो दक्षिणी मदुरा में पहली जो संगीति हुई या क्या कह सकते हैं संगम पहला हुआ, उसमें अध्यक्षता किसने की, अगस्त ऋषि ने की। इसमें कौन से राजा ने बुलवाया ये संगम, तो पांड्य राजा ने। इसमें क्या किया, आसपास के बहुत सारे राजाओं को बुलवाया इन्होंने। क्या किया, आसपास के जितने राजा हैं दक्षिण के, उनको सबको बुलवाया। और उनको जब वो राजा बुलवाएंगे तो राजा के साथ में उनके कवि वगैरह भी आएंगे। तो वहाँ पे जो भी चर्चाएं होंगी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आएंगे, चर्चाएं होंगी, तो वो कवि लोग सारे लिखेंगे, है ना।
और एक पुस्तक बनाएंगे, सारी मिलकर के क्या करेंगे, एक पुस्तक बनाएंगे। तुमने देखा भी है, बौद्ध धर्म में संगीति होती थी तो पुस्तकें निकलती थी। तुम्हें याद होगा अभिधम्म पिटक जब हमने पढ़ाया था, है ना। जैन संगीति होती थी तो हमने बताया था अंगुत्तर निकाय वगैरह, बताया था नहीं बताया था। कब होती थी, जब संगीति होती थी, समिति होती थी, बैठक होती थी, तो उसी की बातों को सब लोग सभी ज्ञानियों की बातों को उसमें लिख दिया जाता था, तब जाकर के नई नई ज्ञान की पुस्तकें बनती थी। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी समिति बन रही है, संगम हो रहा है, राजा आएंगे। इस वाली पहली वाली में राजा कितने आए, इसमें राजा आए 89 राजा आए। कितने आए, 89 राजा आए। 89 तो 89 है ना, तो 89 इसमें राजा आए। अब 89 राजा आए हैं तो उनके साथ में उनके दरबारी कवि भी आए होंगे। अगर हर राजा का एक एक कवि मान ले तो 89 कवि तो अपने आप आराम से आ गए। कुछ होंगे जिनके यहाँ ज़्यादा होंगे, है ना, तो उनके यहाँ से ज़्यादा कवि आ सकते हैं, लेकिन हम मोटा मोटी मान लें कि 89 कवि आए होंगे, है ना, इतने लोग आए। और इन लोगों ने मिलकर के यहाँ पे क्या कराया, एक दक्षिणी मथुरा में संगम कराया। संगम मतलब क्या, सभी लोग मिले और संगम हो गया, मिलन हो गया उनका, है ना, मीटिंग कह सकते हो। एक मीटिंग कराई, लेकिन हमारे पास इसके कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है, इसके हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो था दक्षिणी मथुरा नामक जगह, ये क्या हुआ, बाद में डूब गया। क्या हुआ, डूब गया। क्योंकि तमिलनाडु के बाहर इधर देखोगे समुंदर के किनारे बिल्कुल एकदम जस्ट है, बाद में ये डूब गया। तो इसकी कोई भी जानकारी, जो भी लिखा गया क्या हुआ, कुछ भी हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। हमें कैसे पता है, हम तुम लोग कैसे बता रहे हैं, क्योंकि हम थे इस संगीति में, है ना, यहाँ पे समिति में हमको बुलाया गया था, ठीक है, तो इसलिए हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या क्या है, चाणक्य वाले थे तुम? चाणक्य नहीं थे, चाणक्य से बहुत पहले की बात है, 100 ईस्वी पूर्व, है ना, चाणक्य उससे बहुत पहले थे, है ना, ईसा पूर्व की बातें हैं चाणक्य की, है ना। तो ये 100 ईस्वी के बाद की है ना, जहाँ से इधर पॉजिटिव में आना चालू हो जाते हो ना, ईस्वी, ईसा पूर्व होता है पीछे माइनस में, ईस्वी क्या होता है प्लस में, है ना, तो बाद की बातें हैं, ये उतना पुराना नहीं है ये, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा समझो। अब क्या हुआ, दूसरी मीटिंग बुलाई जाएगी, 3 मीटिंगें हैं ना, 3 संगम, तो दूसरी मीटिंग जो बुलाई गई वो बुलाई गई कपाटपुरम में। कहाँ बुलाई गई, कपाटपुरम, ठीक है ना, कपाटपुरम। इसको थोड़ा अंदर यहाँ पे रख लो, है ना, ये अंदर है कपाटपुरम। इसको आज के समय में अलवय कहते हैं। क्या कहते हैं, अलवय। अलवय आज के समय में तमिलनाडु में एक जगह है ना। अलवर है राजस्थान में, अलवर ध्यान रखना, अलवर कहाँ पे है, राजस्थान में, और ये अलवय है, अलवय, ठीक है ना, तमिलनाडु में। वहाँ थोड़े नाम अपने जहाँ से मैच नहीं करते हैं थोड़ा, है ना, तो वहाँ तमिल जैसे तो कुछ होता है सिस्टम, तो वहाँ एक अलवय जगह है। पहले इसको क्या कहते थे, कपाटपुरम। तो कपाटपुरम में दूसरी संगीति बुलाई गई। क्या बुलाई गई, संगीति नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, संगम कहेंगे, संगम बुलाए, दूसरा संगम बुलाया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की, इसमें कौन अध्यक्ष बना इस समिति का, या इस संगम का अध्यक्ष कौन बना, इस क्या संगम का, इस संगम का भूल जाते हैं, समिति याद आती है बार बार, है ना। इस संगम का अध्यक्ष बने वही अगस्त ऋषि। कौन बने, अगस्त ऋषि, है ना, ठीक है ना, सारी जिम्मेदारी नहीं की थी। तो इस संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की। किसने की, अगस्त ऋषि ने की। लेकिन भैया इतने पुराने यहाँ से चले आ रहे हैं, यहाँ तक ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, है ना, तो इनको आखिरी में छोड़ना पड़ेगा। ये मीटिंग लंबी चलती थी बहुत दिनों तक, है ना, तुरंत थोड़ी ना आता है, 2-4 दिन के लिए बुलाया, बैठे, है ना, समोसे वोसे मंगवा दिए, कोल्ड ड्रिंक हो गया, मीटिंग खत्म, खाओ पियो निकल लो, ऐसा नहीं। लंबे समय तक टिकते थे, सब लोग आपस में बातें करते थे, चर्चा करते थे, है ना। जैसे हमने संविधान बनाया तो क्या किया, बहुत लंबा टाइम लिया, उसके 3 साल लगभग लोग लगा दिए, और फिर हमने एक बेहतरीन चीज़ बनाई। तो ऐसे ये लोग भी मिलकर के बेहतरीन को बनाने की कोशिश करते थे, तो समय लगता था। अगस्त ऋषि चले गए, है ना, अपने पीछे क्या छोड़ गए, दूसरा संगम छोड़ गए। अब इसकी अध्यक्षता किसी ना किसी दूसरे आदमी को देनी पड़ेगी, तो इनके बाद में दिया गया। अब नाम देखो अजीब आ जाएंगे, ये तो तुमको पता है, अगस्त ऋषि जो है तुम्हारा जैसे नाम लगता है, समझ में आता है ना। अभी नाम आएंगे अब अजीब हो जाएंगे, क्योंकि तुमको पता है जो अगस्त ऋषि है ना, ये प्रयागराज से गए थे। कहाँ से गए थे, ये यहाँ दक्षिण के थोड़ी ना थे, हमने कहा था उत्तर से गए हैं नीचे आर्यीकरण कराने के लिए वहाँ, तो ये प्रयागराज के आदमी हैं, तो इनका नाम हमारे जैसे मैच करता है। लेकिन अगले जो इसके अध्यक्ष बनेंगे उनका नाम है तोलकापियर। इनका नाम जानते क्या है, तोलकापियर। अगले अध्यक्ष कौन बने, इसी दूसरी ही संगम में अगले अध्यक्ष कौन बन गए, तोलकापियर, ठीक है ना। इसमें राजा कितने बुलवाए गए, कितने राजा इस संगीति में संगम में आए, तो इसमें राजा आए 59। कितने आए, 59 राजा आए। कितने आए,
59 राजा है, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। इसमें 59 राजा है। अब 59 राजा के साथ फिर कुछ कवि अभी आए होंगे, सब लोगों ने मिल करके फिर लंबा डिस्कशन चला इस पे, है ना। इस बार अध्यक्ष हो गए थे तोलकापियर, है ना। अब इसमें जो पुस्तक लिखी गई उस पुस्तक का नाम है, इस वाले संगम में, संगम, हाँ संगम, इसमें पुस्तक लिखी गई उसका नाम है तोलकापियम। देखो आदमी का नाम है पियर, आदमी का नाम क्या है, तोलकापियर, और पुस्तक का नाम तोलकापियम, है ना, तोलकापियम। ध्यान रखना, तोलकापियम नामक एक पुस्तक लिखी गई इन्हीं के नाम पे, है ना, जो अध्यक्ष थे उन्हीं के नाम पे लिखी गई। इसमें हमको जानकारी मिलती है कि इससे पूर्व दक्षिणी मधुरा में एक और संगीति हो चुकी है। ये वाली किताब हमको पता है, ये तो हमारे पास है किताब। इस वाली किताब में पीछे का भी लिख दिए हैं कि इससे पहले एक और संगम हो चुका है, जो कहाँ हुआ है, दक्षिणी मधुरा में हुआ है, जिसके अध्यक्ष भी अगस्त ऋषि थे। फिर हमको पता चला कि ये इधर था और ये समुद्र में डूब गया, जिसकी वजह से हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मतलब हमारे लिए अच्छी बात है या खराब बात, बताओ। अच्छी बात क्यों है, बराबर हो गया? नहीं नहीं, ये डूब गया तो अच्छी बात है या खराब बात? डूब गया खराब बात है? देखो मेरी मानो तो ये अच्छी बात है। इधर पता नहीं क्या क्या लिख दिए होते, पता नहीं कितनी किताबें लिखे होते और सब पढ़ना पड़ता है ना। हम तो सोचते ये भी डूब गया होता पूरा सिस्टम खत्म, पढ़ना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट आते तो चोल वोल पढ़ने लगते हैं, बात ही खत्म हो जाती है, इधर वाला सिस्टम, है ना। फिलहाल देखो इसमें क्या हुआ, फायदे की चीज़ें हैं, ऐसा मजाक मजाक में कह देते हैं ना। किताबें मिलेंगी तो उससे कुछ ज्ञान मिलेगा हमको, है ना, कुछ तरह की हमको जानकारी हो जाएगी कैसे लोग सोचते थे, क्या विचारधाराएं थी उनकी, है ना। और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे किताब है तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, याद रखना, तोलकापियम। ये किताब जो है ये दूसरे संगम में लिखी गई है, और ये संगम कहाँ हुआ था, कपाटपुरम में हुआ था। आज के समय में इसको अलवे कहते हैं। ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं तीसरा यहाँ पे लिख लें, इधर तीसरा संगम। तो तीसरा संगम कहाँ पे होगा, यही तमिलनाडु में ही होगा, क्योंकि पांड्य राजा करवा रहे हैं तो अपने ही राज्य में कराएंगे, बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ थोड़ा उत्तर में आ जाओगे, हाँ पांड्य राजा इतने प्रतापी हैं, तुमको पता होगा चोल जो, हाँ मरते नहीं ना, ऐसा नहीं है, चोल कह रहा है सर मरते नहीं है क्या कभी, मरते हैं भैया मरते हैं, हाँ बता रहे हैं। देखो जैसे देखो चोल राजा, तुमने पढ़ा होगा, राजेंद्र चोल के बारे में सुना होगा, बहुत फेमस आदमी, अभी चोल वंश पढ़ाएंगे इसी के साथ में, है ना। तो चोल वंश में राजेंद्र चोल एक शासक था, बहुत ही प्रतापी। दक्षिण में तुम अगर किसी को जानते होगे तो चोल में वही राजेंद्र चोल को ही जानते होगे। श्रीलंका पे, इंडोनेशिया, सब कहीं उसका दबदबा था, वहाँ पे सबको मारा था, चीन तक, वहाँ तक उसका बहुत भोकाल था कि नहीं था, उसी को तुम लोग जानते हो। तो तुमको हम बता दें, पांड्य लोग ऐसे हैं जिन्होंने चोल को भी मारा है, और केवल अकेले चोल को नहीं, 5 और साथ को बुला करके, 5 राजा एक साथ, जिसमें चोल भी थे, चोल, चेर, श्रीलंका के राजा और 1-2 मिलकर के 5 राजाओं को एक साथ हराया था। किसने? पांड्य। कहा गया ये पांड्य, है ना, समझ रहे हो। तो छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो है बहुत धनी आदमी है, तो खर्चा मीटिंग करवाने का, समोसा कोल्ड ड्रिंक मंगवाने का खर्चा वही उठा सकता है जो अमीर आदमी हो। तुम्हारे मित्र मंडली में भी वही आदमी मीटिंग कराता होगा, समोसे कोल्ड ड्रिंक वही आदमी लाता होगा जो क्या होगा, मजबूत आदमी होगा, जो पैसे ऐसे की व्यवस्था करता है। देखो उसकी तरफ देख रहे हो तुम लोग, है ना, मजबूत आदमी है ये, है ना, क्या कर सकता है, ये पूरी व्यवस्था करा सकता है ना। तो इसमें पैसों में तुमसे अगर पूछा सबसे धनी कौन होंगे, तो पांड्य हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यही तीनों मीटिंग यही बुलवा रहे हैं, है ना। हम लोग बात करते हैं तीसरी मीटिंग की। तो तीसरी मीटिंग ये कहाँ पे हुई, तो ये हुई उत्तरी मथुरा में ना। नाम याद करने में आसान है, दक्षिणी मथुरा, उत्तरी मथुरा, कपाटपुरम, बस ये ध्यान रखा, बीच में कपाटपुरम आएगा, दूसरी वाली कपाटपुरम वाली है ना, तो उसको क्या कहेंगे, उत्तरी मथुरा, है ना। आज के समय में इसको मदुरई कहते हैं। क्या कहते हैं, ये तो सुना ही है, मदुरई तमिलनाडु, है ना, मदुरै भी कहते हैं, मदुरै, है ना, या मदुरै या मदुरई, मदुरै सुना है तो मदुरै भी लिख लेना, ऐसे मदुरै भी लिखते हैं, है ना, मदुरै तमिलनाडु, या मदुरई, है ना, ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो मदुरै तुमने सुना होगा मीनाक्षी मंदिर की वजह से, बहुत फेमस है वहाँ का, विश्व प्रसिद्ध है मीनाक्षी मंदिर, बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर है उसका, है ना, बहुत बेहतरीन। तो वहीं पे हुआ ये तीसरी संगम, तीसरी संगीति कहने जा रहे थे, देखो ना, तीसरा संगम। तो तीसरा संगम कहाँ हुआ, उत्तरी मथुरा में। किसने करवाया, तो पांड्य राजाओं ने ही करवाया। इस वाले में कितने आए, इस वाले में राजा कितने आए, थोड़ा हिसाब किताब लगाओ, 9 का आंकड़ा चल रहा है, इसमें 89 आए हैं, इसमें 59 आए हैं,
हाँ इसमें 49 करा लो। इतने याद करना आसान है कि नहीं है, कोई कठिन बात है? बहुत आसान रहता है। देखो एक तरफ से चल रहा है सब कुछ, कुछ भी इधर उधर का है नहीं सिस्टम, ठीक है ना। इसमें 49 राजा है। अच्छा इसकी अध्यक्षता किसने की? इसका अध्यक्ष कौन होगा? अच्छा मतलब इनको जिंदा रखोगे? हटाओ, खत्म करो, तुर्का पीएम को हटाओ अब। हाँ कोई दूसरा, हाँ हाँ इनके भाई भाई आ जाएंगे। देखो इस वाले में अध्यक्ष हुए, इनका नाम है, तुम लोग बताना क्या लिखा है। हाँ नेकर नहीं है ये, एक नेकर होता है, वो नेकर नहीं है, नक्कियर है। क्या है? नक्कियर है ना। इसके अध्यक्ष कौन है? नक्कियर। नक्कियर किस वाले संगम के अध्यक्ष हैं? तीसरे संगम के अध्यक्ष हैं। तीनों ही संगम कौन बुला रहा है? पांड्य राजा बुला रहे हैं। इसमें कितने राजा है? 49 राजा है। यही है तीनों संगम। इसी तीनों संगमों के बाद में तुमको हम बता देंगे कि इधर कौन है। इधर चेर होंगे, इधर पांड्य हो गए, और इधर बचा हुआ पूरा चोलों का हो जाएगा। ये पूरा चोल हो जाएंगे। अब हमको पढ़ना क्या है? चेर पढ़ेंगे, सबसे पुराना वही है चेर, फिर पांड्य, और लास्ट में चोल पढ़ लेंगे। इतने हो जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे चालुक्य, वातापी, है ना, बहुत सारे यादव वंश, पाल वंश, सब स्टार्ट करके फिर उत्तर पहुंच जाएंगे। आसान है ना। इतना छापो, फिर बताते हैं आगे इनके बारे में। छापो फटाफट। दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कितने वंश? कितने वंश? अरे पुराने देखे तो 3 ही है ना, अभी बताए। इतना बिल्कुल सीरियस होते हैं, अरे ये क्या पूछ दिया। अरे अभी तो बताया 3 वंश है ना, है और भी है जो, लेकिन हमको पढ़ना है वो अभी स्टार्ट करेंगे नया नया, है ना। तो नया नया स्टार्ट करेंगे तो इधर से स्टार्ट करेंगे। इधर में तुम देखोगे तो यहाँ पे पड़ेगा, इसको कहते हैं चेर। क्या कहते हैं? चेर, है ना। जो केरल, ऐसे आज के समय देखोगे केरल दिखेगा तुमको ये, है ना, इनको कहते हैं चेर। और इधर देखोगे तो इतना वाला तुमको मिल जाएगा। अभी भी हमने बताया कौन से हैं? पांड्य हैं। कौन है ये? पांडे वाले पांड्य नहीं है, ये पांड्य अलग हैं, है ना। और एक तुमको इधर मिल जाएगा, ये हो जाएंगे चोल, है ना। इनमें सबसे धनी कौन है? पांड्य, क्योंकि इन्होंने क्या कराया? 3 संगम करवाए, अकेले एक बंदे ने, है ना, मतलब एक वंश ने। तो यही 3 हमको पढ़ना है। ये तीनों के तीनों, जितना दक्षिण भारत का है ये तुम देखोगे तो कृष्णा नदी के दक्षिण में है। ये कृष्णा नदी, कौन सी नदी? कृष्णा नदी। यहाँ पे लिख लो कृष्णा नदी। क्या मिलना है? पानी मिलेगा? नहीं, ये कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी के दक्षिण में देखो, कृष्णा नदी के दक्षिण में। सोना नहीं मिलता, चक्कर में नहीं रहना कि वहाँ जाके सोना निकालने जाके, मोहनजोदड़ो में था। हाँ, ये कृष्णा नदी जो है इसके दक्षिण में 3 वंश। कौन कौन से? चेर, पांड्य, चोल, है ना। ये ऐसे हो जाएगा, है ना। अब हमको इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। तो पीछे कौन कौन से वंश मिले? 3 वंश, है ना। 3 वंश हमको मिलेंगे, 3 वंश। कहाँ लिख ले? चेर, फिर पांड्य और चोल, ठीक है। 3 वंश मिले। क्या बातें हैं? नहीं बातें हमको बताया करो, ठीक है। 3 वंश मिले हमको, ठीक है। 3 वंश दक्षिण के कितने? बहुत ही पुराने प्राचीन 3 वंश, जिसमें से चोल चला लंबे समय तक, क्योंकि एक बार ये तीनों खत्म हो गए, चोल जिंदा रह गए, उनके अवशेष जिंदा रह गए। वो दोबारा से फिर से बढ़ा लिए, फिर से पूरा साम्राज्य चोल का बना दिए, और दोबारा वाला जो हुए वो ज़्यादा भयानक हुए, है ना। उसमें राजन चोल आ गया, है ना, तो ज़्यादा भयानक हो गए बाद वाले। तो ये चोल है, 3 है ना। सबसे प्रतापी चोल, जिनकी वजह से हम जानते हैं। अभी इनकी मूवी आने वाली है, पता, चोल की एक, है ना, पोन्नई सेल्वम करके, देखना सब लोग। बहुत भयानक, बाहुबली से भी बड़ा मूवी होगी वो, है ना। कब आएगी यार? ये तो डायरेक्टर लोग बताएंगे, मतलब आ जाएगी जल्दी, इसी साल के अंत तक हो सकता है आ जाए, है ना, दिसंबर के लास्ट तक। बहुत बेहतरीन होगी। कहा जाता है अब तक की हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा बड़े बजट की मूवी होगी वो, है ना। हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, लगभग 3-4 सालों से बन रही है। कोई कहता है 7 सालों से बन रही है, लेकिन हमने जब तो 3-4 सुने हैं 3-4 सालों से, हाँ। उसमें बताता है बहुत ज़्यादा, लगभग कितना 400 करोड़ रुपए लग चुके हैं उसमें। फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप होने नहीं देना यार। बहुत बेहतरीन इनका जो इनका इतिहास है, बहुत बेहतरीन है। देखोगे उसमें ये पोन्नई सेल्वम नाम की एक, देखो, एक साहित्य है, लिखा है, बहुत बड़ा। पहले आता था ऐसे नाटक की पत्रिकाएं आती थी, फिर क्या हुआ, उन सारे जितने पत्रिकाओं का एक में संकलन कर दिया गया, बहुत बड़ा है कि ये पूरा एक साहित्य बन गया। उसी के आधारित है ये पोन्नई सेल्वम, नाम उसी से है ना, उसी पे आधारित है ये पूरी मूवी, और ये पूरा इतिहास जो भी दिखाना है वो है उसी पे बना हुआ मूवी में। तो इसको देखेंगे, मूवी आएगी, सबको बताएंगे मूवी आ गई, सब लोग देखो जाके, है ना। मूवी देखो, मूवी देखने मना नहीं करते हैं हम, कभी कहते हैं मूवी ना देखो, हम तो कहते हैं खूब देखो मूवी, पर ऐसे देखो जो काम किया है ना। अब तो ऐसे देखो इतिहास वाली,
अब हमने देखो जब तुमको पढ़ाया था क्या मोहनजोदड़ो, तो हमने कहा था जा करके देख लो, ऋतिक रोशन की, है ना, मोहनजोदड़ो कितनी बढ़िया मूवी है ना, कुछ भी अच्छा ना हो, है ना, पर क्या हमको पता तो चल गया कि लास्ट में जब डूबता है तो वहाँ से नृत्य करती हुई एक महिला की मूर्ति दिखाई जाती है ना, देवी की पूजा करते हैं, तो हमको पता चलेगा मात्र सत्तात्मक है, कुछ तो आइडिया लग गया। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं उसमें जला दिया, तो जलाने वाली बातें नहीं, 100 को जला दिया, दफनाने वाला पढ़ा है तो उसमें जलाने वाला दिखाया, तो कुछ चीज़ें तुमको अपना कॉमन सेंस लगा के देखना होगा कि ये मूवी है ना, ये मूवी है और वो अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि हाँ नहीं, मध्य पाषाण काल से दफनाना स्टार्ट हो चुका था, है ना, उसके बाद ही तो सिंधु आया, वो तो बहुत बात की है, पहले मध्य पाषाण काल बहुत पुराना है। चलो छोड़ो उसको, छोड़ो, वो हो चुका है। इधर देखो केरल के कृष्णा नदी के दक्षिण में 3 वंश बहुत पुराने, एक कौन सा हो जाएगा, चेर, दूसरा पांड और तीसरा चोल, यही तीनों वंश हमको सबसे पढ़ने हैं, है ना। इनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे जानकारी कहाँ से मिली, कोई बता सकता है? किताबें होंगी कोई ना कोई, उससे हमें जानकारी मिली हुई। सबसे पहले हमको मिली ऐतरेय, ये क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है कि नहीं, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से हमको इसकी जानकारी मिली। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। भूल गए, सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय। सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ। हम जानते थे तुम लोग यही बोलोगे। सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, ठीक है ना, जो यजुर्वेद का है, ठीक है ना। और ये सबसे पुराने वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। बात समझ रहे हो, ये ऋग्वेद का है ब्राह्मण ग्रंथ, और वो क्या है, शतपथ यजुर्वेद का है, लेकिन सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ही है ना, ये ध्यान रखना। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से हमको ये जानकारियां मिलती हैं, ठीक है। और कहां से मिली हमको? इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, इसमें भी इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है कि दक्षिण के राज्यों के बारे में जानकारी। हमने बताया था जब इंडिका पढ़ाया था, जब मेगास्थनीज के बारे में बताया था कि इंडिका पुस्तक लिखी, हमने कहा था पूरे संपूर्ण भारत का इतिहास में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है। तो वहीं से हमको जानकारी मिल गई दक्षिण भारत के इन राज्यों के बारे में, ठीक है ना। तो मतलब उस समय भी ये पैरेलल चल रहे थे, उसी के समय की बात है। देखो कहाँ से, उससे ही पहले की, है ना। अब देखो ऐतरेय से हो गया, इंडिका से हो गया, और एक और है पाणिनि की पुस्तक, सबको बार बार रटाई है हमने, बहुत बार रटाई है। कौन सी? हाँ, कई बार करा दिया हमने उसको। नाम बताओ, अब नहीं बता पाए तो फिर लाठी मंगवाएंगे, है ना, पूरा, है ना, वीडियो बंद करा देंगे, फिर लाठियों से कूटेंगे, तुम लोग FIR भी नहीं करा पाओगे हमारे लिए, कोई दिक्कत भी नहीं है ना। बताओ, हाँ, एक बार 50 हमने कहा था ये जरूर याद कर लेना, 50 बार हमने ये पुस्तक कराई। हाँ, पाणिनि की पुस्तक का नाम बताओ। पाणिनि तो हमने खुद भी बता दिया है, पाणिनि की पुस्तक बताओ भैया। कैसे चलेगा तुम्हारा ये, ऐसे चलेगा काम, याद करना पड़ेगा ये सब। कितनी बार हमने कराई है। पाणिनि की पुस्तक कौन सी है? हाँ, इसमें व्याकरण लिखा गया है, व्याकरण ग्रंथ है। तो इसमें हमको जानकारी मिलती है दक्षिण के राज्यों की। ये 3 पुस्तकें हैं, और इन्हीं 3 पुस्तकों से 3 वंशों की जानकारी हमको मिलती है। अब एक एक करके हम वंश देख लेते हैं। पहला वंश कौन सा हो जाएगा? चेर वंश, है ना, ये वाला। इधर देखोगे तुमको आज के समय में केरल, है ना, तो कहाँ मिलेगा तुमको? केरल के आसपास मिलेगा, है ना। तट देखोगे तो कौन सा तट? मालाबार तट। केरल के किनारे किनारे तट क्या कहलाता है? मालाबार। उसके ऊपर जाओगे तो कैराना, है ना। तो ये मालाबार तट है। मालाबार तट के आसपास ये कौन सा पाया गया वंश? चेर वंश पाया गया, है ना। ब्राह्मण ग्रंथों में इसको चेरा पद कहा गया है। क्या कहा गया है? इसका अलग नाम है चेरा पद। क्या नाम है? चेरा पद। कहाँ पे कहा गया इसको? तो ब्राह्मण ग्रंथों में। कहाँ पे कहा गया है? ब्राह्मण ग्रंथों में, है ना। अभी हमने देखा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? ऐतरेय। तो इसमें इसको क्या कहा गया है? चेरा पद कहा गया है ना। अच्छा, इंडिका में जानकारी दी गई है। वैसे ही अशोक का, हमने जब तुमको अशोक के अभिलेख पढ़ाए थे, अशोक के अभिलेख याद होंगे, 14वां अभिलेख, तो उसमें दूसरा अभिलेख जो हमने तुमको बताया था, तुमने कहा था दूसरे अभिलेख में दक्षिण के राज्यों की जानकारी है। वो यही दक्षिण के राज्य हैं। देखो वहां से कनेक्ट करने लगे, आने लगे उसी के बराबर। तो अशोक के दूसरे अभिलेख में दिया गया दक्षिण के राज्यों की जानकारी, और वो यही है, ठीक है। ये कभी कभी ट्रैक वाले ऐसा म्यूजिक बजाते हैं, मन करता है नाचने लगे यहीं पे। पूरा मूड बना के चलते हैं। तो चेरा पद कहाँ पे लिखा? चेरा पद क्या है? चेरा पद चेर के बारे में है ना, कि चेर को ही चेरा पद कहते हैं।
ब्राह्मण ग्रंथों में चेर को चेरापद कहा गया है, ठीक है ना। और केरल पुत्र कहा गया है, क्या कहा गया है? केरल पुत्र। केरल पुत्र कहां पे कहा गया है? तो अशोक के दूसरे अभिलेख में। किसमें? अशोक के दूसरे अभिलेख में, ठीक है। अशोक के दूसरे अभिलेख में इसको चेरापद कहा गया है, ठीक है। किसको? इसी वाले को, चेर वंश को। बात समझ रहे हो? इसी चेर वंश को अशोक के दूसरे अभिलेख में चेरापद कहा गया है। ये बात समझ में आई? ब्राह्मण ग्रंथों में इसको चेरापद कहते हैं और अशोक के दूसरे अभिलेख में केरल पुत्र, है ना। हमने क्या चेरापद बोला था अशोक वाले पे, है ना, तो ध्यान दिला, गलती से निकल गया। अशोक के दूसरे अभिलेख में इसको केरल पुत्र कहते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ में चेरापद। अच्छा, अब बात आती है चेर। तो तमिल भाषा में चेर का मतलब क्या होता है? सोचो। हाँ, अच्छा ये बताओगे तुमको, हम ये बात बता दें कि जो चेर है ना, ये चेर वाले वंश, ये सबसे प्राचीन है। जितने भी दक्षिण भारत के तीनों वंश हैं, इन तीनों वंशों में सबसे प्राचीन कौन सा है? चेर है। तो सबसे प्राचीन वंश हो जाता है चेर। उसी की शुरुआत की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी राजधानी कोई लोग बताओ, इसकी राजधानी बताओ कहाँ पे है, और इसके राजा बताओ। राजधानी बताओ, पहला राजा बताओ। थोड़ा थोड़ा तुम लोग बताओ, है ना, आइडिया लगाओ थोड़ा थोड़ा। अच्छा, हमने अभी पूछा कि इसको क्या तमिल भाषा में क्या कहते हैं, चेर का मतलब क्या होता है, ये सब बताओ। हाँ, देखो, राजधानी इसकी है करूर। क्या है? करूर। कहीं कहीं पे इसको करूर भी लिखा मिलता है, ठीक है। करूर याद रखना, करूर में इसकी राजधानी है, ठीक है। इसकी किसकी? चेरों की। चेर की राजधानी क्या है? करूर। इसके राजा हो जाएंगे उदयन जरेल। उदयन जरेल। कौन से राजा हो जाएंगे? उदयन जरेल। ये प्रतापी शासक है। जितने भी आएंगे बहुत ही बेहतरीन शासक यहाँ पे तुमको देखने को मिलेंगे, है ना। इनके बारे में मतलब कुछ लोग होते हैं ना, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखवा देते हैं, ये उन्हीं में से है ना। क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं बहुत महान, और कुछ लोग क्या करते हैं, अपना महान लिखवा देते हैं कि हम महान हैं, है ना, वैसे लोग। तो उदयन जरेल भी उन्हीं में से है। इन्होंने कह दिया कि इनके बारे में ऐसी मान्यता है वहाँ पे दक्षिण भारत में, कहते हैं इन्होंने महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया है। सोच रहे हो क्या इनके बारे में मान्यता है? सोचो। हाँ, महाभारत कब हुई थी, तो ये कब के हैं, है ना। तो इनके बारे में यही है कि उन्होंने महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया है। सुनो, देखो उधर दक्षिण में मान्यता है, हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी मान्यताएं हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में मान्यता है एक आदमी हजारों साल तक जीता रहता है नहीं मान्यता? तो क्या है, संभव है? तो बस मान्यता है, मानो, है ना, वही होता है। तो मान्यता इनकी भी है कि दक्षिण भारत में एक चेर वंश है जिसके राजा उदयन जरेल ने महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया है, खाना खिलाया है ना। तो सोचो क्या इतना बड़ा संभव हो सकता है? जी बताओ, हम बताते हैं कैसे संभव हो सकता है। लिखा है तो संभव होगा, सही बात है, होगा कहीं ना कहीं, है ना। और कैसे हुआ होगा? तो वो ऐसे है कि उस समय जो महाभारत के में योद्धा लोग लड़े थे, है ना, उनके वंशज जो जिंदा रहे होंगे उनको भोजन कराया होगा इन्होंने, है ना। जो योद्धा लड़े थे उनके वंशज जिंदा रहे होंगे और उनको इन्होंने भोजन करा दिया होगा। तो ये कहने लगे, हाँ जिंदा क्यों नहीं, अब तुम्हारे हो सकता है तुम्हारे पूर्वज भी महाभारत में लड़े हों, पर तुम तो जिंदा हो ना, हम तुमको ले जाके समोसा खिला दे, बाद में कहें हमने महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया है। तो यही तो हो जाएगा कि उनके वंशज हो तुम जिंदा अभी, है ना। क्या बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई खत्म नहीं होता है, पूरा खत्म कुछ नहीं होता। देखो, है ना, डायनासोर कहते हैं पूरा खत्म हो गया, है ना। और तुम देखोगे उसमें हॉलीवुड की एक सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, देखा है किसी ने? नहीं देखा? वो लोग दिखाते हैं फिर से डायनासोर आ गए, है ना। तो खत्म नहीं, अभी यादों में जिंदा है तो कोई खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो महाभारत के योद्धाओं को इन्होंने भोजन कराया, ऐसी मान्यता है, पर ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है उनके किसी वंशज जिंदा रह गए हैं और उनको इन्होंने भोजन करा दिया हो, है ना। ये सिस्टम रहा होगा। अगले राजा है, बहुत बड़े बड़े राजा आएंगे इसमें हुआ सेन गुटवन, बहुत प्रतापी शासक। सबसे प्रतापी हमें यही लगता है, इतना प्रतापी शासक, इसने चालू कराया कड़गी पूजा।
कड़गी पूजा, इसने ये चालू कराया। हमें सबसे प्रतापी शासक यही लगता है। इसमें काहे की होती है, यही तो मेन टॉपिक है, इसमें पूजा काहे की होती है। देखो इसमें पूजा होती है पत्नियों की, किसकी पूजा होती है? इसमें पत्नी की पूजा होती है ना, इसीलिए इसमें कड़गी पूजा को क्या कहते हैं? पत्नी पूजा, है ना। इसने पत्नी पूजा चालू कराई। सोचो कितना प्रतापी शासक है। पत्नी पूजा, है ना, ओम जय पत्नी महारानी, ऐसा करते नहीं, ऐसे आरती करता होगा पत्नी महारानी। तो पत्नी पूजा किसने चालू कराई? सेन गुटवन ने, दक्षिण भारत के चेर वंश का शासक सेन गुटवन, उसने कड़गी पूजा चालू कराई, जिसका मतलब होता है पत्नी की पूजा करना। खुद नहीं, खुद भी कर रहा है, पड़ोसियों को भी बुला रहा है। इधर यहाँ पे श्रीलंका, इधर श्रीलंका के राजा को बुलाता है, कहता आओ तुम भी पत्नी पूजा करवा के, है ना। तो छोटे मोटे आदमी नहीं है, तगड़े तगड़े आदमी इसमें हुए, ठीक है ना। इसीलिए देखो पत्नी, जब भी तुम शादी करोगे, तुम अपने तुम्हारा बताते हैं, देखो तुम शादी करोगे, तुम्हारी पत्नी आएगी जब नई नया पहले दिन, तो लाल कपड़ों में आएगी एकदम से, है ना, पूरा लहंगा वहंगा लाल वाल पहन के, है हाँ, इससे ज़्यादा सुर्ख लाल एकदम, है ना, बहुत बेहतरीन लाल। अब लाल निशान काहे का होता है? खतरे का, मतलब तुम्हारे लिए खतरा चालू हो चुका है ना, क्योंकि पत्नी आ गई तुम्हारी लाल कपड़े में और तुम्हारे लिए खतरा बढ़ गया है। तो अब यही इसका तात्पर्य सीधा यही है कि अब तुम रोज सुबह उठ के मार खाओगे, ठीक है, ये इसका तात्पर्य है। तो ऐसे ही याद रख लो इनको। कड़गी पूजा चालू हुई, पत्नी की पूजा किसने कराई? सेन गुटवन ने। सेन गुटवन को ही उपाधि मिली लाल चेर की। काहे की उपाधि मिली? लाल चेर की। इनको उपाधि मिली है लाल चेर की, लाल चेर। लाल चेर क्यों? क्योंकि ये पत्नी पूजा करते थे, और पत्नी लोग कैसी साड़ियाँ पहनते हैं? लाल। भैया अभी तुम देखो यार, तुम कुछ सब कुछ छोड़ो, अभी अपने उत्तर भारत में पति पूजा होती है, पति पूजा नहीं होती? करवा चौथ आने वाला है, कब है बताओ, किसी को याद हो? पूरा तैयारी करके बैठे हो 23। हाँ ये देखो, ये पूरी तैयारी में है, देखो इसको पूरी डेट पता है, मतलब ये पूरी तैयारी करके बैठा है कि आएगी डेट, उससे पूरा इसको रहना है ना, व्रत रहना है इसको। तो हाँ वही, मतलब नहीं अभी होता है, अभी क्या होता है, अभी केवल पत्नियां नहीं रहती हैं, अभी पति पत्नी दोनों रहते हैं। अभी क्या है, अभी दोनों लोग रहते हैं, है ना। तो एक तरफ अभी क्या, पहले पत्नियां केवल रहती थी, अभी क्या करते हैं, पत्नियां कह देती हैं अगर मेरे लिए तुम नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे, मर जाओ तुम भी जल्दी। क्या तो पति की लंबी उम्र के लिए होता है, तो कहती है अगर तुम मेरे लिए व्रत नहीं रहोगे मेरी लंबी आयु के लिए, तो हम भी तुम्हारे लिए नहीं रहेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मर जाओ जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है ना, दूसरा मिलेगा, हाँ तू चल दूसरा आता है। तो ऐसा सिस्टम है। तो अभी इन्होंने क्या किया, जब अभी देखोगे करवा चौथ में तो पत्नियां कैसी साड़ी पहनती हैं, बातें नहीं करो, है ना। पत्नी पूजा आएगी तो याद दिला देंगे करवा चौथ आ गया, एक दिन पहले ही, ठीक है, सतर्क हो जाना। तो जब करवा चौथ आएगा तुम लोग देखोगे बोलिए लाल साड़ियाँ पहनती हैं, कोई भी पूजा होगी, ये जितनी भी महिलाएं होती हैं सब क्या पहनते हैं, लाल साड़ियाँ। बताओ जिस लोग गलत कह रहे हैं, पीली भी पहनते हैं, अरे ये लाल पहनते, लाल ज़्यादा होता है ना, लाल ही होता है, लगभग 99.9% महिलाएं लाल ही पहनेंगी, ठीक है। इसीलिए लाल चेर से याद रखना, पत्नी की पूजा कर रहे हैं तो लाल चेर कहलाएंगे, ठीक है ना, ये याद हो जाएगा। कोई इसमें तो दिक्कत होगी नहीं, होगी दिक्कत। अगला शासक कौन हुआ? आदिगमन। कौन हो जाएगा? आदिगमन। आदिगमन ने क्या किया? ये भी चेर वंश का अगला शासक है। आदिगमन ने स्टार्ट किया गन्ने की खेती। क्या स्टार्ट किया? गन्ना की खेती। दक्षिण भारत में गन्ना उगाना कोई आसान बात नहीं है, दक्षिण भारत में गन्ना हो पाएगा क्या? बोलो, इधर सब पठारी क्षेत्र है, गन्ना होना संभव है भैया, ये केरल का क्षेत्र है और यहाँ बेहतरीन बारिश होती है, यहाँ संभव है। तो हाँ अब वो ऐसा नहीं, व्यवस्था कर दी, बंधवा देंगे, है ना, गिरने नहीं देंगे, चिंता ना करो, यहाँ बेहतरीन बारिश होती है। केरल में तुम्हारे भारत की सबसे ज़्यादा औसत बारिश केरल से ही दर्ज की जाती है। तो यहाँ बारिश की कोई समस्या है नहीं, पानी की कोई दिक्कत है, शिक्षित लोग ज़्यादा तो बारिश ज़्यादा होती है। यहाँ गंदे लोग रहते तो बारिश नहीं होगी, मतलब यहाँ गंदे लोग हैं तो भगवान भी कहते हैं तुम गंदे रहो, नहलाएंगे नहीं तुम्हें। अरे देखो सुनो बताते हैं, यहाँ पे क्या है, तुमको पढ़ाएंगे जियोग्राफी में पढ़ाएंगे, तब बताएंगे इधर से कौन सी हवाएं आती हैं जिनकी वजह से इधर बारिश होती है ना। मानसून आता है तो सबसे पहले इधर ही से और इधर से इसलिए बारिश का आता है। यहाँ पे इधर पढ़ेंगे पश्चिम की पहाड़ियाँ, और पश्चिम की पहाड़ियों से टकरा करके यहीं पे बारिश करा देती है सबसे पहले, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की जाती है। समझे नहीं समझे, है ना। हाँ तो ये इसी वजह से यहाँ पे गन्ने की खेती संभव है ना। हाँ आदिगमन, तुमने सुना होगा मुंबई की बारिश, मुंबई की बारिश फेमस है,
खो कभी भी होने लगे कोई भरोसा नहीं। उससे दक्षिण में पड़ता है केरल, यहाँ उससे भी ज़्यादा होती है, मुंबई से भी ज़्यादा, है ना। तो वही सिस्टम है केरल का। तो आदि गमन ने गन्ने की खेती स्टार्ट कर दी है ना। फिर आता है अंतिम शासक की बात करते हैं इसमें। अंतिम शासक कौन हो जाएगा? अंतिम शासक हो जाएगा कुडक्केनाल। याद रहेगा नाम? बोलो, कुडक्केनाल क्या है? ये अंतिम शासक है इस वंश का। ये लगभग 190 ईस्वी के आसपास की बात है। 190 ईस्वी में ये वंश खत्म हो जाता है, ठीक है ना। 100 के आसपास से स्टार्ट हुआ, अभी हमने पढ़ा था संगम, 100 से 250 के बीच में, और 190 आते आते ये चेर वंश समाप्त हो जाता है। इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है? कुडक्केनाल, है ना। सही से लिख लेना, इसमें देखो सही से लिखा नहीं है, ये ना बना हुआ है, कुडक्केनाल, ठीक है, कुडक्केनाल। तो कुडक्केनाल इस चेर वंश का अंतिम शासक है। सबसे प्रतापी शासक कौन लगा इस वंश का? तुम्हें बताओ, जी लोग तुम बताओ, तुम्हारी बात मानी जाएगी। इस वंश में सबसे प्रतापी शासक कौन सा है? बताओ तुम जी। ये सोच के बैठा था, बोले राधे, जैसे राधे बोलेगा तुरंत बताएगा। सेम बिटू है ना, सबसे प्रतापी। हमें भी यही लगता है, पत्नी की पूजा करना छोटी मोटी बात है, भड़क जाए कभी भी, है ना, तो मनाने के लिए ये सब करना पड़ता है ना। तो ये सब होते हैं, होशियार लोग होते हैं, ये करते हैं ऐसा। तो चेर वंश यहाँ तक है। चेर वंश समझ में आया? बहुत आसानी से आगे और कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है।